डाउट्स है ये हम सेशन के एंड में जो है वो लेंगे आज, ठीक है। अभी ड्यूरिंग द सेशन होता क्या है, अगर हम डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन वगैरह करते तो उसमें मुझे बार बार पॉज करना पड़ती है रिकॉर्डिंग, देन उसका आंसर करके देन उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो एट द एंड 15-20 मिनट का हम डाउट सेशन जो है वो एट लास्ट रखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। आज हमारा डे 2 है लिनक्स का और हमारा 90 डेज कोर्स का, क्रैश कोर्स इन डेवऑप्स का। सो बेसिकली कल हमने जो पढ़ा था, हमने फाइल मैनेजमेंट पढ़ा था। फाइल मैनेजमेंट में कौन कौन सी कमांड्स जो है वो यूज़ होती है ये हमने पूरा पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड जो है वो हमारे सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग और पैकेज मैनेजमेंट और टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। ये सारी कमांड हम देखेंगे आज। हालांकि हमें पढ़ना था जो परमिशंस वाला पार्ट वो पढ़ना था, पर वो थोड़ा लेंदी जाएगा। जैसे कल अगर हम लेंगे उस सेशन को तो लगभग वो 1.5 आवर का सेशन होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि हम उस हिसाब से प्रिपेयर होकर आए पहले से, क्योंकि वो लास्ट डे, कल हमारा लास्ट डे रहेगा लिनक्स का, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। सो आज मैंने इसलिए हम ऑलरेडी हाफ एन आवर जो हमने लेट स्टार्ट करा था, हम इस जगह थोड़ा छोटा रखते हैं और जो जो चीज़ें हमें कवर करनी है वो हम आज कवर करेंगे। डे 3 पे जो हम कवर करेंगे वो हमारा पूरा यूज़र मैनेजमेंट वाली चीज़ें होगी। जैसे मैंने पूरी पीडीएफ जो है वो बनाई है, तो डे 3 पे हमारा पूरा यूज़र मैनेजमेंट रहेगा, डिस्क प्रोसेस रहेगा, कैसे माउंटिंग होती है, डिस्क कैसे अनमाउंट होती है, स्केड्यूलिंग मतलब क्रॉन जॉब कैसे वर्क होती है ये हम देखेंगे, और टेक्स्ट प्रोसेसिंग में हमारा ऑक और सेट जो है वो हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा डे 3 का रहेगा और कल हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। और इसके बाद में ये नहीं है कि हमारा लिनक्स जो है इतने में ही ख़त्म होगा। लिनक्स बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि अगर आप उसको 15 दिन भी रोज़ पढ़ोगे तो भी कम रहेगा। ये जो मैंने कवर करा है ये सिर्फ एक नॉर्मली जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे या फिर डेली इस पे, तो ये चीज़ें हमने कवर करी। इसके अलावा बहुत चीज़ें होती है लिनक्स में, बहुत सारी थ्योरेटिकल भी होती है, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती है। स्टिल आई एम लर्निंग, मेरे लिए रोज़ नया लिनक्स में कुछ ना कुछ नई चीज़ आती है। डॉकर में आती है, कंटेनर के अंदर आती है, बहुत मतलब लिनक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आपको पढ़ना पड़ेगा उसको डेली। मतलब आप जॉब अगर आप कर रहे हो तो भी आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा लिनक्स में। तो ये बाय श्योर मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये कभी ख़त्म नहीं होता लिनक्स। सो जो हम पढ़ रहे हैं 3 दिन में, जो हमने पढ़ा है या फिर पढ़ेंगे हम 3 दिन में, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा बेसिक ही कवर हो रहा है इसमें। मतलब ये मानिए कि हमने सिर्फ लिनक्स जो है ये सब कमांड जितनी मान लीजिए 40-50 कमांड हम पढ़ेंगे टोटल पूरे इंटायर 3 डेज। तो ये सिर्फ 30-40 कमांड्स रहेगी। इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग जो 100+ कमांड्स रहती है जो बेसिकली डेली यूज़ होती है, मतलब डेली पर्पज़ पे आपको उसका एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा ये कमांड ये वर्क कर रही है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। मैंने एक EC2 इंस्टेंस जो है वो ऑलरेडी अप करके रखा है, कल वाला ही। इफ़ यू वांट आई कैन क्रिएट अगेन अ न्यू इंस्टेंस, ताकि जो भी नए अगर कोई है जिसके लिए टोटली एकदम नया हो कि किस तरीके से EC2 इंस्टेंस क्रिएट होता है, मैं पूरा डीप में नहीं जाऊँगा, सिंपली हम क्रिएट कर लेते हैं वापस से एक और नया इंस्टेंस। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ ये वाले को। ओके, सो हम इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए EC2 पे जाते हैं। रीजन हमारा हमेशा मुंबई या फिर जो भी नियरेस्ट रीजन है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं नाम दूंगा। आज है हमारा डे 3, तो डेवऑप्स डे 2 है वैसे तो, डेवऑप्स लर्निंग डे 2। ओके, सो मैं सीधा यहाँ से लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो जो चीज़ें मुझे चाहिए इसमें वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। T2 माइक्रो सिलेक्टेड है। अच्छा, की पेयर रह गया था, ओके की पेयर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसके अलावा जो इतनी सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए वो सारी यहाँ पे सिलेक्टेड है। मैं आज HTTPS और HTTP को भी अलाउ कर दूंगा, पोर्ट 80 और पोर्ट 443 को, कि अब अगर हमें इंटरनेट यूज़ करना रहा तो हम उसके थ्रू जो है यहाँ पर पोर्ट के थ्रू में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको भी अलाउ कर रहा हूँ आज, और सीधा मैं क्लिक करूँगा लॉन्च पे, क्योंकि मैं आज इन डिटेल नहीं जाऊँगा कि क्या चीज़ें क्या होती है। हमने ऑलरेडी डे 0 पर कवर करा है सारी चीज़ें डे 1 पे, ठीक है। ये हमारा इंस्टेंस जो है 1 से 2 मिनट टाइम लेगा अभी अप होने में। तो इसका IP कॉपी कर लेता हूँ। मोबाइल स्ट्रीम पे कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, एक और बार आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम SSH पे जाते हैं, यहाँ पर रिमोट होस्ट पे नाम डालेंगे। आज मैं यहीं पर ही जो है मेरा यूज़र नेम डाल देता हूँ, जो हमेशा EC2-यूज़र रहता है, EC2-यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज़ प्राइवेट की करूँगा, मेरी की यहाँ पर भी डाउनलोड में है, इसको ओपन करके ओके सिलेक्ट नहीं, हाँ मल्टीपल टाइम हो गया।
ओके, देखो जैसे मैंने EC2 यूज़र ऑलरेडी फ्रंट विंडो पे डाल दिया था सेशन में, तो सीधा इसने मुझे लॉगिन कर लिया। यहाँ पर इसने मुझे प्रॉम्प्ट नहीं दिया, पूछा नहीं इसने मेरे से कि क्या यूज़र नेम है। तो जो भी यूज़र नेम अगर आपको पहले से पता हो, आप सीधा मोबाइल स्ट्रीम में वहाँ पर पुट कर सकते हो, सीधा ये आपको सीधा मतलब डायरेक्ट लॉगिन कर देगा बिना आपके वो प्रॉम्प्ट इंटरफेस के कि जहाँ पर आपको यूज़र नेम अलग से डालना पड़ता है। ठीक है, सो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमने जो पढ़ना है वो हम स्टार्ट करेंगे पहले सिस्टम इन्फो से, कि सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको हम गेट करने के लिए कौन कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, मॉनिटरिंग के लिए हम कौन कौन सी कमांड्स यूज़ करते हैं, पैकेज मैनेजमेंट मस्ट इंपॉर्टेंट है। पैकेज मैनेजमेंट बेसिकली हर एक जो फ्लेवर रहता है लिनक्स का, जैसे सेंटोस हो गया, ओरेकल हो गया, फिर लिए अपना सिंपल अमेजोन लिनक्स हो गया, फिर उसके बाद में उबंटू हो गया, ये सब जो है फ्लेवर के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग पैकेज मैनेजमेंट कमांड्स होती है। जैसे किसी में एप्ट यूज़ होता है, किसी में यम यूज़ होता है, किसी में DNF यूज़ होता है। तो इसका आप अगर नॉर्मली आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको पैकेज मैनेजमेंट मिल जाएगा। पर आप जब इन फ्यूचर किसी भी सिस्टम पर काम करोगे तो आपको पूछना ज़रूरी है, जो भी आपको अगर कोई बोलता है कि ये सिस्टम है, इस पर आपको ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है, मेक श्योर उससे आप जरूर से पूछो कि ये कौन सा सिस्टम है। और आप पूछते भी नहीं हो तो कैसे हम पता करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें पता लगेगा कि ये सिस्टम कौन सा है, मतलब सेंटोस है या अमेजोन लिनक्स है या उबंटू है, तो ये भी हम आगे आके जो है पता करेंगे। ठीक है, सो पहली कमांड हमारी उसी के लिए है हु एम आई। ठीक है, हु एम आई बेसिकली जो है जो करंट यूजर है हमारा उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, जो हमारा यूजर, हम जिस भी यूजर से हम लॉग इन है, अगर मुझे चेक करना है कि उन्हें किस यूजर को से जो है लॉग इन करा है, तो हमें सिर्फ टाइप करना है हमारे ब्लैक विंडो पे हु एम आई और इंटर करेंगे। यहाँ पर आ रहा है EC2 यूजर, तो करंटली मैं EC2 यूजर से लॉग इन हूँ। मैं रूट यूजर से लॉग इन करूंगा, जब मैं हु एम आई टाइप करूंगा तो हमें रूट लिखा आएगा। और अगर मैं किसी और यूजर से लॉग इन करूंगा और हु एम आई लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो पहली कमांड बेसिकली यही था, एग्जाम्पल में भी यही दिया है कि डिस्प्ले यूजर नेम फॉर द करंट यूजर। सेकंड कमांड हमारी यूज होती है यूनेम -a। ये कमांड इंपॉर्टेंट कमांड है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जब हम आगे जाके AMI क्रिएशन पढ़ेंगे कि कैसे एक अमेजोन मशीन इमेज क्रिएट होती है, तो उसमें ये कमांड का बहुत बड़ा रोल देता है, क्योंकि इसी के थ्रू आप जो है वो आर्किटेक्चर भी निकालते हो। मतलब आर्किटेक्चर को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, आप उसका IP एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये सारी डिटेल हमारे को इस पर्टिकुलर कमांड से मिलती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप अलग से जो है राइट डाउन कर लो, ताकि आपको आगे जाके ये ऐसा नहीं लगे कि अच्छा ये कमांड क्या है, क्यों है। यूनेम -a इंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला जो है लिनक्स इसने ऑटोमेटिकली दे दिया। अगर ये सेंटोस होता या उबंटू होता या कोई सा और भी सिस्टम होता, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये कमांड यूज करोगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ्लेवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। ठीक है, या फिर आप कौन से फ्लेवर पर वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो ये अभी हम प्लेन लिनक्स पे वर्क कर रहे हैं। इसका IP एड्रेस ये रहा, हमारे को यहाँ पर मिल रहा है, ये हमारा रीजन है। इसके अलावा जो मैंने बताया आपको, ये रहा हमारा आर्किटेक्चर, कि कौन सा आर्किटेक्चर का हम यूज़ कर रहे हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे को सिस्टम इन्फॉर्मेशन इसी पे इस पर्टिकुलर कमांड के थ्रू मिल जाती है। आगे जाके जैसे हमारे को इसका अगर कुछ भी AMI वगैरह क्रिएट करेंगे, तब अगर हमारे को ये सब इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हुई कि कौन सा आर्किटेक्चर है ये हमको निकालना है, या फिर कौन सा फ्लेवर है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली हम इस कमांड के थ्रू जो है वो निकालेंगे। देन हम आते हैं डिस्प्ले द सिस्टम इन्फॉर्मेशन। जैसा मैंने आपको बताया जितनी भी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन ये डिस्प्ले करता है, सैंपल हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब आता है अप टाइम। अप टाइम कमांड बेसिकली डॉकर में बहुत यूज़ होती है, या फिर मैं कहूँ कि जो कुबरनेटिस और हमारा कंटेनराइजेशन वाला जो पार्ट जब आएगा कि पॉड में या हमारा डॉकर वाले इसमें, ये कमांड हमारे को बहुत यूज़ होनी है। वो इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होगा आगे आके कि जब हम कंटेनर बनाएंगे या हम कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे, तो वो कंटेनर क्रिएट हो जाएगा लेकिन एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं होगी, और वो मतलब कुछ टाइम तक वो रन ही होते रहेगा। तो अगर मुझे चेक करना है कि कब से रन हो रहा है, कितने टाइम से रन हो रहा है, तो हम इस कमांड को यूज़ करते हैं अप टाइम कमांड का। अप टाइम बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है कि कब से ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है, पर्टिकुलर कंटेनर हुआ, सिस्टम हुआ, वो कब से अप है, अप मतलब कब से रनिंग में है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 मिनट से रनिंग में। तो ऐसा अगर हमारे को आगे जाके जब डॉकर में किसी कंटेनर का पता करना हुआ, तो कंटेनर कब से रन हो रहा है, या फिर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो कब से रन हो रही है, क्योंकि हम बेसिकली जब EC2 क्रिएट कर रहे हैं तो EC2 के डैशबोर्ड पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये कब से अप है, कब से क्या मतलब ये रनिंग में। बट इसके अंदर जब मैं कंटेनर बनाऊंगा, जैसे एक इंस्टेंस के अंदर जब हम उसको छोटे छोटे कंटेनर्स बनाएंगे, तब हमारे को ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगी कि वो कंटेनर कब से क्रिएटेड है और कब से जो है वो रनिंग में है। तो उसके लिए हम बेसिकली अप टाइम कमांड जो है वो यूज़ करते हैं उसको चेक करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं
ये बेसिकली इसका डेफिनेशन में भी लिखा है, शो हाउ लॉन्ग द सिस्टम हैज़ बीन रनिंग। सिस्टम हुआ या कंटेनर हुआ या पॉड हुआ, ये सब चेक करने के लिए हम जो है सेम कमांड का यूज़ करेंगे, अप टाइम कमांड का। नाउ आते हैं हम फ्री हाइफन एच पे। अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप उसमें बोल सकते हैं कि थोड़ा मतलब स्लो जो है आप बताओ, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट जो है चल रहा है तो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड पे, फ्री हाइफन एच कमांड, एच फॉर ह्यूमन रीडर, मतलब ह्यूमन रीडेबल। सो बेसिकली ये कमांड हमें क्या बताती है कि कितनी रैम हमारे जो है सिस्टम में अभी अवेलेबल है। ये कमांड भी हमारी जो बेसिकली यूज़ होगी, अधिकतर जो यूज़ होने वाली है वो हमारे डॉकर और कुबरनेटिस वाले पार्ट में ही यूज़ होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जब कंप्यूट क्रिएट होगा, अगर मैं अभी आपको इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं लेके जा रहा हूँ, पर ये समझ लीजिए जैसे नाम हम बोल रहा हूँ, मैं बार बार कंटेनर बोल रहा हूँ, तो कंटेनर अगर किसी ने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना है, तो कंटेनर बेसिकली क्या हो रहा है कि एक सिस्टम के अंदर हम उसी ओएस का यूज़ करके हम उसे छोटे छोटे पार्टों में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, कंटेनर बना रहे हैं। कंटेनर जैसे क्या होता है कि छोटा सा हम कंटेनर बना रहे हैं, उसका जो डॉकर का आप डायग्राम भी देखोगे तो उसमें एक कंटेनर का जो डायग्राम रहता है वैसा उसका डायग्राम भी है। मतलब आप एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल जो है वो उसके सीपीयूज को यूज़ करके उसको मल्टीपल हिस्सों में तोड़ रहे हो, और वही हिस्से जो है वो प्रॉपरली उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसा एक लिनक्स वर्क करता है। इसका मैं आपको प्रॉपरली थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा, और मेरी भाषा जो है मैं उसमें भी समझाने की कोशिश करूंगा कि डॉकर का कंटेनर क्या होता है, कंटेनराइजेशन क्या होता है। जब हम डॉकर पढ़ेंगे जब इसको प्रॉपरली हम समझेंगे, ठीक है। तो उसमें अगर मुझे चेक करना हो कि भैया कितनी रैम खाली है उस पर्टिकुलर कंटेनर में, या फिर मेरे करंट सिस्टम में कितनी रैम खाली है, तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा फ्री हाइफन एच। तो ये कमांड भी मैं बोलूँगा आपको कि आप इसको राइट डाउन करके रखो, आगे जाके ये भी हमारे को बहुत काम में आने वाली है। तो बेसिकली करंट मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम में 1 GB के आसपास जो मुझे रैम मिला था, उसमें से अभी अवेलेबल जो है सब कुछ काट के वो है मेरी 695 MB जो है वो अवेलेबल है। नॉर्मली ये भी होता है कि जब भी हम EC2 भी कुछ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और हम कुछ पैकेज को इंस्टॉल करने जा रहे हैं या फिर कुछ डेटा को हम प्रोसेस करने जा रहे हैं और हमारा अचानक से डेटा प्रोसेस ही नहीं होता, बहुत टाइम तक वो चलते रहता है, हम सोचते हैं यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा आगे, या फिर प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम एक बार हमारी मेमोरी को चेक कर सकते हैं, रैम को चेक कर सकते हैं, कहीं मेरी रैम फुल तो नहीं हो गई है। और रैम जब फुल हो जाएगी तो उसको किस तरीके से उसमें जो जो प्रोसेस जो है जो हमारी स्टोरेज खा रही है उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं या कैसे उस प्रोसेस को किल कर सकते हैं, ये हम आगे जाके भी देखेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे रैम के लिए होगा। अब हम बात करते हैं रोम के लिए। रोम मतलब जो हमारी स्टोरेज रहती है उसके लिए हम बात करते हैं कि स्टोरेज चेक करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है। वो हमारी होती है df-h कमांड, ठीक है। बेसिकली जो हमारी जो स्टोरेज आती है यहाँ पर, इसमें लेना अपने AWS में बात करूँ या अज्योर में बात करूँ, तो जो स्टोरेज रहती है वो अलग से एज अ वॉल्यूम एडेड रहती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये मेरा EC2 इंस्टेंस है, ठीक है। इसमें मैं जब यहाँ पे जा रहा हूँ स्टोरेज वाले पार्ट में, यहाँ पे एक वॉल्यूम आईडी लिखी है, ठीक है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी अगर कुछ भी ऐसा आपको लगे कि अरे ये क्या आ गया अचानक से या फिर ये क्यों आ गया, तो इसके लिए घबराना नहीं है हमारे को। हम इसको ऑटो मतलब आगे जाकर हमको सब पढ़ना है ये सब चीज़ें। हम जैसे अभी 8 GB का हमारा स्टोरेज इसमें ऐड है, हम आगे जाके इसमें 30 GB का अलग से माउंट करेंगे। जो एक एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको, अगर आप सपोर्ट में वर्क करोगे तो आपको मोस्ट टाइम यही रिक्वेस्ट आएगी कि भैया मेरा स्टोरेज फुल हो गया है, अब उसमें स्टोरेज ऐड करो, ठीक है। स्टोरेज कैसे ऐड करते हैं AWS में, कैसे माउंट करते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अंदर, मतलब उसको SSH करके, ये मैं आगे जाकर आपको पूरा सिखाऊंगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसमें जैसे जो हार्ड डिस्क रहती है हमारे, एक नॉर्मल, अगर मैं मेरे लैपटॉप की बात करूँ तो मेरे लैपटॉप में अगर 1 TB हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो इसको समझो कि एक तरीके की हार्ड डिस्क है, इसकी वॉल्यूम है जो भी 8 GB की। अब मुझे मेरे लैपटॉप में अगर मुझे एडिशनल और स्टोरेज चाहिए तो मुझे और 500 GB की हार्ड डिस्क ला के उसमें लगानी पड़ेगी। पर क्लाउड में ऐसा नहीं होता है। क्लाउड में हम जो वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, जैसे मुझे मान लो 30 GB की और इसमें जो है वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, मैं क्रिएट करूँगा, इस पर पहले ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद में मैं इंस्टेंस में जाकर उसको माउंट करूँगा। तो ये माउंट कल हम पढ़ेंगे कि माउंटिंग कैसे करते हैं, अनमाउंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली जब हमारा अभी यहाँ पर देखा कि 8 GB की मेरे पास स्टोरेज यहाँ पर ऐड है, तो वो जो स्टोरेज है वो इस पे माउंट है, इस पाथ पे जो है माउंट है, dev-xbta इस पर मेरी ऑलरेडी माउंट है, जिसमें से ऑलरेडी 1.6 GB जो है वो यूज हो रही है, और 6.5 GB जो है वो ऑलरेडी फ्री है, मेरे पास अवेलेबल है। तो जब ये अगर मान लो भर गई और उसके बाद में कोई मुझे आके बोलता है कि नहीं मुझे और स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, हम कैसे उसको स्टोरेज को ऐड करेंगे ये हम कल पढ़ने वाले हैं, माउंटिंग अनमाउंटिंग कैसे करना,
ये सब चीज़ें हम कल देखेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो दूसरी जो स्टोरेज आप देख रहे हैं ये सब इसकी इनबिल्ट है सिस्टम की, जो हमारे AMI के साथ में, और जो इंस्टेंस जो हमने टाइप सिलेक्ट करा है T2 माइक्रो उसके साथ में आई हुई स्टोरेज है। तो इसमें हमारे को ज़्यादा नहीं मतलब दिमाग लगाना है स्टोरेज में। अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये पूरी रैम है हमारी, जैसे ये हमारी एक जो SSD रैम जिसको बोलते हैं वो रैम है हमारी, और ये रैम ही हमारी यूजर है। मेन जो हमारा स्टोरेज है वो हमारा ये है 8 GB वाला। तो ये हमारा बेसिकली EBS स्टोरेज होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। तो इसको हम कैसे कल सीखेंगे, कैसे हम अपग्रेड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, किस तरीके से हमारे को रिक्वेस्ट आती है, कैसे ऐड करने के बाद में माउंट कैसे करते हैं उसको, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी थी कमांड df-h कमांड, जो कि हमारा बेसिकली डिस्क स्पेसेस जो है वो फाइल सिस्टम में जो जो हमारी डिस्क स्पेसेस है वो कितनी यूज़ हो रही है, कितनी फ्री है, ये सब हमारे को बताता है। फिर आती है हमारी sh कमांड, du-sh कमांड फ्लैग है बेसिकली है। du-sh कमांड ये क्या करती है, ये एक पर्टिकुलर फोल्डर में कितनी स्टोरेज लगी हुई है या फिर कितनी स्टोरेज यूज़ हो रही है, ये उसका हमें मतलब डेटा जो है प्रोवाइड करती है। मान लो एक सिस्टम में मैंने लॉगिन करा, अब मुझे चेक करना है, चलो यहाँ पे तो मैंने देख लिया कि ये पर्टिकुलर स्टोरेज जो है वो इतनी अवेलेबल है, पर कौन से फोल्डर में मेरा स्टोरेज जा रहा है वो मुझे अगर पता करना हो तो मैं कैसे पता करूँगा du-sh sh है, हाँ du-sh देन होम। अभी जो मैं यूज़र पर हूँ वो हूँ मेरा EC2 यूज़र है मेरा, एंटर, ठीक है। अभी 16 KB जो है इसमें मेरे ये पर्टिकुलर फोल्डर में जो है वो स्टोरेज अभी यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ SSH फाइल्स पड़ी हुई है और भी मतलब अंदर छोटी छोटी जो है वो मतलब हिडन फाइल्स वगैरह उसमें होगी। तो 16 KB जो है वो अभी यूज़ कर रहा है इस पर्टिकुलर फोल्डर में। तो इस तरीके से अगर मुझे किसी फोल्डर की डिटेल चेक करने की उसमें कितना स्टोरेज यूज़ हो रहा है, तो इस तरीके से मैं du-sh करके उस फोल्डर का पाथ यहाँ पर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे बता देगा कि कितना स्टोरेज इसमें यूज़ हो रहा है। ये कमांड भी जब हम सिस्टम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जब हम सिस्टम मैनेजमेंट पर वर्क करते हैं कि किस तरीके से हमारे को जो है मतलब किसी सिस्टम में जाके चेक करना है कि कौन सा मतलब फोल्डर या कौन सी डायरेक्टरी जो है वो ज़्यादा स्टोरेज ले रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कमांड का यूज़ करते हैं du-sh का। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि जब हम शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे उसमें ये सब कमांड तो यूज़ होगी, जैसे du-sh हो गया, टॉप कमांड हो गया, यूनेम हो गया, ये सब कमांड हमें ऑलरेडी जो है यूज़ होगी, पर वो किस तरीके से यूज़ होती है ये मैं आपको उसमें एक बार बताऊंगा। और उसमें भी हमारी जो अलग अलग जो है कमांड, जैसे जो शेल स्क्रिप्टिंग में कमांड बेसिकली यही रहती सारी, और इसके अलावा जो अदर कमांड्स रहती है वो जब जब हमें लगेगा कि न्यू कमांड है तब तब हम उस कमांड को भी जो कवर करते चलेंगे। तो शेल स्क्रिप्टिंग भी पार्ट लिनक्स का ही है, ऐसा नहीं कि शेल स्क्रिप्ट अलग है और लिनक्स अलग है। शेल स्क्रिप्टिंग मतलब क्या होगा कि शेल जो कमांड है, ये सारी जो कमांड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको शेल कमांड बोलते हैं, ठीक है। जैसे पावर शेल में जो हम कमांड यूज़ करते हैं उसको पावर शेल कमांड बोलते हैं, बैश में हम कमांड बोलते हैं उसको बैश कमांड बोलते हैं। ये शेल कमांड कहलाती सारी, ठीक है। तो ये शेल की हम स्क्रिप्ट जब लिखेंगे, मतलब इन कमांड को बना के, जैसे मैंने 4-5 कमांड लिखी उसको एक फाइल में लिख के स्टोर करके जब मैं रन करा तो 4-5 कमांड का मुझे आउटपुट ला के दे रहा है, तो स्क्रिप्टिंग कहलाती है, ठीक है। जब हम शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे ना तो उसमें हमारे को ऑलरेडी और भी कमांड रहेगी जो हमारे को आगे जाके आएगी हमारे पास में, तो उस कमांड मतलब जब उस कमांड को भी हम जो है कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारी du-h कमांड थी, जो कि एक डिस्क यूजेज फॉर द स्पेसिफिक डायरेक्टरी, मतलब किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्टरी का कितना यूजेज वो ले रही है ये हमें बताती है। और आज जितनी भी हम ये सब कमांडें पढ़ रहे हैं ना, जो हमारी सिस्टम मैनेजमेंट की है, जो हमारे नेटवर्क की है, मॉनिटरिंग की है, ये कमांड अदर डेवऑप्स, ये जितनी कमांड है अदर डेवऑप्स इंजीनियर आपको यूजेस आएगी सारी, इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, आपको यूज़ करते आना बहुत ज़रूरी है। कल वाली जो कमांडें थी वो बेसिक कमांडें थी, ये थोड़ी एडवांस है, प्लस ये ज़्यादा यूज़ में आती है। तो इसमें आपको मतलब आपका जो हैंड्स ऑन है वो अच्छे से होना मतलब ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आती है टॉप कमांड, ठीक है। टॉप बेसिकली क्या कमांड होती है कि हमारे जो प्रोसेस जो चल रही है हमारे सिस्टम में, कौन कौन सी प्रोसेस रन हो रही है रियल टाइम पे, इसका हमारे को रिजल्ट बताती है, ठीक है। जैसे मैंने टॉप करा, यहाँ पर एक पूरा टेबल बन के आ गया मेरे पास में, ठीक है। अब ये टेबल में मेरे पास बहुत सारी डिटेल दिख रही है। आप अगर फर्स्ट टाइम कोई देख रहा है तो उसको अचानक लगा कि अरे ये क्या अचानक से ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टेबल में सिर्फ 3 ही कॉलम है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला कॉलम हमारा पी आई डी मतलब होता है प्रोसेस आईडी, ठीक है। पी प्रोसेस आईडी बेसिकली ये इन प्रोसेसों की आईडीज रहती है, जैसे 1 2 3 4 5 किसी की रैंडमली जो है वो ऊपर आ जाती है, नीचे आ जाती है, जैसे भी वो रनिंग कर रही है उस हिसाब से। प्रोसेस आईडी क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम
मतलब आगे जाके ट्रबल शूटिंग वगैरह करते हैं और हमें पता चल रहा है कि नहीं यार कोई सी प्रोसेस जो वो ज़्यादा मेमोरी ले रही है या ज़्यादा मेमोरी खा रही है, उसको हमारे को डिलीट करना है, तो हम प्रोसेस आईडी के थ्रू ही जो उसको किल करेंगे। जब हम किल पढ़ेंगे तब उसमें हमारे को प्रोसेस आईडी का ही जो काम होगा। जैसे अभी सिस्टम डी है, सिस्टम डी हमारा जो है 1.7% मेमोरी ले रहा है। इस तरीके से परसेंटेज वाइज हम मेमोरी देखेंगे कि अच्छा कौन सी प्रोसेस ज़्यादा हमारी मेमोरी ले रही है, उसको हमें स्टॉप करना है, डिलीट करना है, किल करना है, तो उसके लिए हम जो है वो पी जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पी है, CPU परसेंटेज है, मेमोरी परसेंटेज है और कमांड। बस ये 4 कॉलम जो है इससे हमें मतलब होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने और किसी कॉलम से जो मुझे पता भी नहीं कि इनका यूजेस क्या होता है एक्चुअल में, बट जो मोस्ट प्रोबेबली जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये प्रोसेस ज़्यादा मेमोरी खा रही है या फिर इसको हमको टर्मिनेट करना है, या कौन सी प्रोसेस जो है कब से चल रही है और कितनी मेमोरी उसने ले ली है, तो बेसिकली हम इस टॉप कमांड से जो वो हम चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप आ जाओगे तो इससे बाहर कैसे निकले। एक और कैच है यहाँ पे। कैच ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ में मतलब चले जाओ लिनक्स में और आपको पता नहीं कि इससे बाहर कैसे आना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल सी दबाते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी या कंट्रोल डी दोनों में दो भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे आप जो है वो बाहर आ जाते हो। ठीक है, जैसे मैंने इस पर्टिकुलर टेबल से मुझे लाइव टेबल से बाहर निकल रहा था, तो मैंने कंट्रोल सी दबाया और मैं बाहर आ गया। ठीक है, टॉप कमांड हमारा हो गया है बेसिकली डिस्प्ले एक्टिव प्रोसेसेस ऑन द सिस्टम इन द लोड इन द रियल टाइम में जो प्रोसेस हमारी चल रही है वो सब हमें टॉप कमांड से जो वो मतलब जो है उसका आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, अब आता है ऑक्स कमांड। ऑक्स कमांड जो है वो हमारे को करंट प्रोसेस बताती है। करंट प्रोसेस जो है वो कौन कौन सी चलती है। एक रहता है एक्टिव प्रोसेस है जो कि एक्टिव चल रही है, और एक रहता है कोई कोई सी प्रोसेस, जैसे हम जब डॉकर बनाएंगे, डॉकर को मैं स्टॉप कर दूंगा तो वो भी अगर मुझे चेक करना है, स्टॉप करूंगा मैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, पर वो बैकग्राउंड पर तो चल रही होगी। ठीक है, तो उसका अगर मुझे चेक करना है कि अच्छा कि कौन कौन सी प्रोसेस जो है स्टॉप करने के बावजूद भी जो है वो इनेबल है। एक रहता है इनेबल होना, एक रहता है स्टॉप रहना। तो इनेबल कौन कौन सी प्रोसेस है वो हमारे को करंट प्रोसेस में जो वो मिलती है, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, ps-ox। ps-ox। अब ये कमांड है जो कि एक्टिव नहीं है बट स्टिल दे आर रनिंग इन द बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये सब कमांड जो है हमारे को सेम यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें मतलब है सिर्फ पी से, CPU से और मेमोरी से। तो यहाँ पर अभी जैसे कि ये वाली जो कमांड है, स्विच रूट वाली जो कमांड है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा 1.7% लिया है। ऐसे हमारे को चेक करने के लिए हम ट्रबल शूटिंग करेंगे आगे जाके पॉड की और कुबरनेटिस की क्लस्टर्स की, जब हम जो ट्रबल शूटिंग करेंगे उसमें ये कमांड का अधिकतर यूज़ होता है, pf-ox का। इसमें हम चेक करते हैं कि अच्छा कौन कौन सी प्रोसेस उसमें रन कर रही है। पाइथन जो है अगर हमने कोई सी एप्लीकेशन बिल्ड करी जिसमें सेवरल डिपेंडेंसीज और प्रोसेस जो है वो रन करेगी, पाइथन भी रन कर रहा है, नोड भी रन कर रहा है, डेटाबेस भी रन कर रहा है एक साथ में, तो वो सब की डिटेल हमारे को चेक करने का अच्छा कौन सा प्रोसेस जो है ज़्यादा मतलब मेमोरी वगैरह ले रहा है, तो सिंपल हम ps-ox करेंगे। इवन दो अगर वो प्रोसेस स्टॉप हो चुकी है तो भी बैकग्राउंड में वो चल रही है, तो उसमें हम चेक करने के लिए ps-ox करेंगे। ठीक है, अब इसका एक और एकदम हाँ कमांड क्या है, प्रोसेस? हाँ, ps-ox। नहीं नहीं, इसमें जो लास्ट का कॉलम है ना, ये क्या डिनोट कर रहा है, कमांड? ये कमांड प्लस पाथ दोनों डिनोटेट कर रहा है। देखो यहाँ पे ये इसका पूरा पाथ बता रहा है कि कहाँ पर है और क्या रन हो रहा है, ये बता रहा है पूरा। ठीक है, यहाँ पे ये जो सारी कमांड है ये ऑलरेडी रूट कमांड्स है, ये अभी रनिंग में नहीं है। जो रनिंग में है उसका पूरी पाथ बताएगा विद आपका जो भी वो ले रहा है, मतलब जितना ही परसेंटेज 0.6%, 0.2%, तो उसको पाथ के साथ में आपका पूरा मतलब बताएगा कि क्या चल रहा है। जैसे मैंने अभी जितनी भी कमांड यूज़ करी, मैंने कौन कौन सी कमांड यूज़ करी, ps-ox यूज़ करी। ठीक है, ये यहाँ पर आ गई। इसके बाद मैंने इससे पहले एक यूज़र की कमांड यूज़ करी थी, तो यूज़र वाली कमांड ऑटोमेटिकली ट्रिगर हुई थी, वो वाली चीज़ें। कल मैंने आपको बाइनरी पढ़ाया था कि बाइनरी सिस्टम में बेसिकली सारी कमांड्स होती है, जो कि बाइनरी की जो कमांड है वो बाइनरी में जाके उसको हिट करेगा वो। ठीक है, यूज़र हाइफन बिन जो रहता है हमारा स्ट्रक्चर, उसमें जाके वो हिट करता है उस पर्टिकुलर कमांड को, तब जाके वो रन होती है, हमारे को आउटपुट जो है वो देती है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने रिसेंटली ps-ox चलाया तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट में जो है वो आ गई। तो कमांड बेसिकली ये पाथ है, और जो हमारी एक्टिव कमांड जो हमने अभी रन करी है उसका ये पाथ बताता है, और उससे रिलेटेड पाथ कौन कौन से वो सारे हमारे को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ पहले, फिर से मैं सेम कमांड रन करता हूँ। यहाँ पर मान लो मुझे कोई से पर्टिकुलर लेट सपोज कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये यूज़र बता रहा है।
कि कौन सा यूज़र जो है मतलब बैकग्राउंड में कौन कौन से यूज़र की जो है कमांड्स रन हो रही है। जैसे रूट की हो रही है, ये EC2 यूज़र की हो रही थी जो हमने रन करी थी एज ए EC2 यूज़र। अब मुझे चेक करना है कि यार मैंने एज ए EC2 यूज़र या लेट सपोज कोई सा और यूज़र जो है उसने कौन कौन सी प्रोसेस स्टार्ट करी या फिर वो प्रोसेस स्टार्ट करके जो है स्टॉप है और बैकग्राउंड में चलती है, तो उस पर्टिकुलर यूज़र की मुझे चेक करनी है। तो मैं कैसे चेक करूँगा? तो कमांड तो मैं यूज़ करूँगा ps-aux, फिर एक लगाऊंगा मैं पाइप। इसको बोलते हैं पाइप, इसको बेसिकली पाइप बोलते हैं। मतलब इंटर के ऊपर जो है शिफ्ट दबा के आप देखोगे एक सिंबल देता है, इसको पाइप बोलते हैं। और यही हमारे को जो है एज अ और वर्क करता है ये, जैसे एंड, सॉरी नॉट और, एज अ एंड वर्क करेगा। कि अगर आपने एंड और जो है पढ़ा है अगर कोडिंग में थोड़ा बहुत कि एंड और कैसे वर्क करता है, तो ये एज अ एंड वर्क करेगा कि ये कमांड तो रन करना ही है। ठीक है, इसके साथ में और कौन सी कमांड रन करना है, तो मैंने कमांड लिख दी ग्रैप। ठीक है, स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया EC2-user। ठीक है, तो अब आप सोचिए इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा। तो बेसिकली इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, पहले ये कमांड रन करेगा, उसमें आउटपुट में ये पूरा इतना बड़ा टेबल ला के देगा। और उस टेबल में ग्रैप, मैंने कल भी बताया था, ग्रैप बेसिकली क्या करता है, पैटर्न के थ्रू हमारे को आउटपुट देता है। तो उसको जहाँ जहाँ पे EC2 यूजर मिलेगा ना, मैंने यूजर की स्पेलिंग गलत लिखी है, हाँ। सो बेसिकली उसको यहाँ पे EC2 यूजर मिलेगा ना, उस सबको मुझे आउटपुट ला के दे देगा वो। जैसे मैंने इंटर करा, आप देख सकते हो ये सारा मुझे EC2 यूजर उसको इस पर्टिकुलर टेबल में जहाँ जहाँ मिला उसका मुझे उसने आउटपुट ला के दे दिया। तो कल मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि 3 बहुत मोस्ट पावरफुल टूल होते हैं अपने लिनक्स में, ऑक, ग्रैप और सेड। ये तीनों टूल आपको हैंड्स ऑन आना बहुत ज़रूरी है, आपको यूज़ करते आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी जॉब जो है बहुत ईजी कर देंगे। आपको इतना जो बड़ी बड़ी लॉग टेबल रहती है, आपको लॉग्स रहते हैं, वो आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ग्रैप चलाते आना चाहिए। ग्रैप फाइंडिंग का काम करता है। ऑक जो रहता है वो हमारा, सॉरी, हाँ, तो ऑक जो रहता है वो हमारा, एक सेकंड, ओके। सो हमारा जो है ग्रैप हमने अभी पढ़ा था, ग्रैप कैसे वर्क करता है। तो ग्रैप बेसिकली हमारे जो है, जो भी हमारा, एक मिनट, सो ग्रैप बेसिकली क्या करता है, हमें जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो भी हम देंगे उसको, उसके थ्रू जो है हमारे को वो आउटपुट जो है वो ला के देगा, निकाल के किसी भी टेबल में से, किसी भी फाइल में से। हम जैसे चाहे वैसे जो है इसको यूज़ कर सकते हैं हमारी फाइंडिंग के लिए। तो आगे जाके जब हम शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह पढ़ेंगे उसमें मोस्टली ग्रैप का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप देखोगे किस तरीके से हम जो है मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम ऑटोमेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं ग्रैप का। तो ग्रैप बेसिकली हम अभी अभी भी पढ़ ही रहे हैं, और आगे आगे हमारे को जो वो सेवरल एग्जांपल जो वो ग्रैप के हमारे को मिलेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा ये नेटवर्किंग वाला पार्ट अब हमारा स्टार्ट हो गया है। बेसिकली अभी ये वाला जो पार्ट था वो हमारा मॉनिटरिंग वाला पार्ट था, यहाँ से हमारा नेटवर्किंग वाला पार्ट स्टार्ट होगा। सो बेसिकली हमारा पहला कमांड वो है LSOF-I। ये कमांड हमारे को क्या देता है कि जो भी हमारे ओपन फाइल्स और नेटवर्क कनेक्शन है ये हमारे को ला के देता है। अगर मेरी फाइल में मतलब लेट सपोज आगे आगे हम जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे और उसको हम पोर्ट 8080 पे ओपन करेंगे, और या फिर लेट सपोज किसी और पोर्ट पे मैं ओपन करूँगा, या सोनार क्यूब जब हम यूज़ करेंगे उसको हम किसी और पोर्ट पे जब हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे को चेक करना है कि कौन सा पोर्ट मेरे पास अभी मतलब लिसन हो रहा है और कौन सा मेरे पास अवेलेबल है। तो उसके लिए हम 2 कमांड यूज़ करते हैं बेसिकली। पहली कमांड तो ये है LSOF-I, देन कॉलम, देन लेट सपोज अगर मैं 80 डालूँ, एंटर करूँ, तो अभी मेरे पास इसमें आउटपुट नहीं दे रहा है क्योंकि पोर्ट 8080 जो है वो अभी यूज़ नहीं हो रहा है। अगर मैं चेक करूँ कौन सा पोर्ट अभी यूज़ हो रहे हैं, तो पोर्ट अगर हमें देखो बेसिकली क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आता है आपको, कि आपको अगर चेक करना हो कि पोर्ट चेक करना है कि कौन कौन से पोर्ट आपके अभी लिसन कर रहे हैं, कौन कौन से पोर्ट आपके अवेलेबल है। ठीक है, पोर्ट हम स्पेशली जब पढ़ेंगे, हमारे नेटवर्किंग VPCs पढ़ेंगे, वहाँ पर हमारे पोर्ट्स भी आएंगे कि पोर्ट कैसे हम जो है मतलब सिक्योरिटी ग्रुप में हम कैसे इनबाउंड आउटबाउंड कनेक्शन बनाते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो बेसिक 8-10 पोर्ट होते हैं, जैसे पोर्ट 80, पोर्ट 443, पोर्ट 22, फिर पोर्ट 80। तो ये सारे जो पोर्ट हमारे यूज़ होते हैं, जो बेसिक जो पोर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये किस, इनके पर्पज़ क्या रहते हैं, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये हम आगे जाके VPC में तो डिस्कस करेंगे। प्लस अगर मुझे चेक करना है कि मेरे सिस्टम में वो पोर्ट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, एक मिनट को ये एडमिट करना है। तो मैं कल से एक काम करूँगा, किसी को एक और को जो है वो मैं बना दूंगा ऑनर, सो दे कैन ऑल्सो एडमिट अगर कोई क्यू में है तो।
ठीक है। सो बेसिकली किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं, किस तरीके से कौन से पोर्ट हमारे सिस्टम में जो है वो लिसन कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट कमांड रहता है हमारा नेट स्टेट। ये वाली जो कमांड है ये हमारी सबसे बेस्ट कमांड है, जो हमारे को आउटपुट में जो है वो टीसीपी और यूडीपी के जो सॉकेट स्टेटस है ये हमारे को प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब टीसीपी यूडीपी क्या होता है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये भी हम आगे जाके जो वीपीसी में पढ़ेंगे। ये सब नेटवर्किंग वाला पार्ट है। नेटवर्किंग वाला पार्ट हमारा मोस्टली वीपीसी में ही कवर होगा। वीपीसी में हमारे को 2 दिन आराम से लगेंगे पूरा समझने में, राउट टेबल, यूडीपी, टीसीपी, सिक्योरिटी ग्रुप, ये सारी चीज़ें हमारे को समझने में आराम से 1 से 2 दिन लगेगा, क्योंकि वीपीसी बहुत बड़ा होता है और वीपीसी में ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने कमांड का यूज़ करा नेटसेट -TULN। तो इसने मुझे क्या क्या प्रोवाइड कर दिया कि कौन कौन से पोर्ट जो है अभी लिसन कर रहे हैं मेरे इसमें, मतलब अवेलेबल है कौन कौन से पोर्ट। जैसे कि ये जो मेरा 000 लोकल होस्ट 22, ये हमारा बेसिकली एसएसएच के लिए यूज़ हो रहा है। ये हमारा जो है आईपी एड्रेस +68 जो अभी अवेलेबल है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सब यूडीपी के और टीसीपी के जो जो हमारे पोर्ट्स है, जो प्रोटोकॉल है और ये हमारे पोर्ट्स जो है वो कौन कौन सा अभी लिसन कर रहे हैं, कौन कौन सा अवेलेबल है, इसकी हमारे को पूरी डिटेल जो है इस पर्टिकुलर कमांड के थ्रू प्रोवाइड होती है। तो जब हम फायरवॉल डी वगैरह भी पढ़ेंगे, आगे जाके वीपीसी पढ़ेंगे, तो उसमें हम इस कमांड का भी जो है मतलब बेसिकली ये कमांड हमारे को यूज़ करनी नहीं पड़ती, बस इसका हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि थियोरेटिकल में आपसे इंटरव्यू में ज़रूर से पूछा जाएगा कि अगर आपको चेक करना है कि कौन सा पोर्ट आपको लिसन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे, तो ये कमांड आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं पिंग पे। तो पिंग हमें यूज़ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम एनसिबल में, क्योंकि जब भी हम कोई से भी सिस्टम को मतलब कनेक्ट करेंगे थ्रू द हमारे एसएसएच हम कनेक्ट करते हैं एनसिबल में, और हमें चेक करना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो प्रॉपर कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, होस्ट प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है उसके स्लेव नोड से। तो उसके लिए हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं, और सेवरल मतलब अगर मुझे जैसे किसी वेबसाइट को चेक करना है, या मैंने कोई सी एप्लीकेशन किसी पोर्ट किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे जो है वो इनेबल करी है लोकल होस्ट पे, उस पर मुझे चेक करना है कि चलो वो रिसीव कर मतलब उसमें पैकेज जो है ट्रांसमिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इस पर पिंग google.com पे मैं करूँगा, तो अगर मेरा जैसे मैंने आज अपना HTTP और HTTPS इनेबल करके रखा है, तो ये मेरे का जरूर से वर्केबल होगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो ये स्टार्ट कर दिया इसने पैकेट ट्रांसमिशन करना। पैकेट ट्रांसमिशन करना मतलब क्या है, ये रिक्वेस्ट दे रहा है उस पर्टिकुलर होस्ट पे जाके, वहाँ से इसको रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है। तो यहाँ से अगर जैसे कि वो पर्टिकुलर होस्ट चालू नहीं होता है, फिर उस होस्ट में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती, तो पैकेट ट्रांसमिशन में एरर आता। मतलब ये क्या कर रहा है, वहाँ पर जाके उस पर्टिकुलर होस्ट पे जाके हिट कर रहा है, वहाँ से हिट करके जो पैकेट वापस लेके आ रहा है। जब मैं स्टॉप करूँगा Ctrl+C करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 पैकेट ट्रांसमिटेड, 28 पैकेट रिसीव, मतलब डेटा जो है 28 टाइम जो है वो वहाँ पर गया है, वहाँ से 28 टाइम वापस आया है, ताकि 0% जो लॉस हुआ। अगर यहाँ पर लेट सपोज कि 28 होता, यहाँ पे 18 होता या 15 होता या कुछ और नंबर्स होते, यहाँ पे परसेंटेज भी आता हमारे पास में, प्लस ये भी आता कि वो पर्टिकुलर सर्वर जो है वो अभी प्रॉपरली जो है वर्क नहीं कर रहा है, बार बार मतलब किसी कारण से वो स्टॉप हो रहा है या फिर रुक रहा है, या फिर वो पर्टिकुलर जो है सर्वर अभी अप नहीं है, इसलिए हमारा जो है पैकेट ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली पिंग कमांड का हम जो यूज़ करते हो होस्ट चेकिंग के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। टेस्ट दी कनेक्टिविटी, तो कोई भी टाइप का होस्ट होगा, जैसे वो आपका EC2 इंस्टेंस हुआ, या कोई ईमेल एड्रेस वो सॉरी जो वेब एड्रेस हुआ, या आपकी लोकल जो है लोकल होस्ट पे आपने अगर कोई सी एप्लीकेशन को डाला उसको चेक करना है, तो हम पिंग कमांड के थ्रू जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आता है IF कन्फिग और एक रहती है IP कन्फिग, दोनों। ठीक है, दोनों अलग अलग इस पर यूज़ होती है। डिस्प्ले द नेटवर्क इंटरफेस, हम पहले IF कन्फिग यूज़ करते हैं, अगर ये यूज़ नहीं चला तो हम IP कन्फिग जो है यूज़ करेंगे। IF कन्फिग, ठीक है, तो इसमें जितनी भी मेरे नेटवर्क जो मेरा करंट सिस्टम है, इस पर कौन कौन सा नेटवर्क इनेबल है, इन सब की सारी डिटेल मुझे प्रोवाइड करता है ये। इसका IP एड्रेस जो है ये बता देगा। ठीक है, इसके बाद में जो अदर डिटेल्स है जैसे इथरनेट वगैरह, जो जितनी भी डिटेल्स जो है वो जब हम इससे अभी VPC कॉन्फ़िगर्ड नहीं है इसमें प्रॉपरली, ओनली हमने HTTPS और जो है कस्टम जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप इसमें इनेबल करा है। जब हम प्रॉपरली फायरवॉल डी वगैरह राउट टेबल अटैच करके जब हम एक पर्टिकुलर VPC हमारा खुद का क्रिएट करेंगे, और उस पर जब अटैच करके जब हम चेक करेंगे, तो हमारे पास सेवरल डिटेल्स जो है यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर, कि अगर आपको आपका खुद का IP एड्रेस चेक करना है तो आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे। तो 2 कमांड रहती है, एक ऑलरेडी मैंने इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ,
जो कि हमारी uname-a थी, उसमें भी हमें हमारा IP एड्रेस जो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा IP एड्रेस है। और दूसरी हमारी कमांड होती है ifconfig, दोनों हमारा IP एड्रेस जो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो बेसिकली यही क्वेश्चन जो है मेरे से पूछा गया था एक इंटरव्यू में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में आते हैं, ये हमारी नेटवर्किंग वाली भी सारी कमांड्स हो गई है, सारी नहीं हुई है, बेसिक कमांड हुई है। सारी कमांड तो और भी ज़्यादा कमांड है, फायरवॉल डी, फायरवॉल एफ, जो हमारे चेक करने के लिए आता है, मतलब फायरवॉल को जो चेक करने के लिए हमें यूज़ करते हैं। सो बेसिक कमांड हमारी नेटवर्किंग की जो है वो कवर हो गई है। अब हम आते हैं पैकेज मैनेजमेंट पे। ठीक है, बेसिकली पैकेज मैनेजमेंट होता क्या है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि लिनक्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, सेंटोस, ओरेकल, फिर इसके बाद में एल्मा लिनक्स मतलब ओरेकल ही होता है। और इसके बाद में हमारा उबंटू हो गया, अमेजोन लिनक्स हो गया। तो ये सब अलग अलग फ्लेवर्स है। तो इनके जो पैकेज है, जैसे मुझे अगर मान लो कि URL यूज़ करनी है तो मुझे wget जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर अगर कोई जिप जो है अलग अलग टाइप के, जैसे डॉकर मुझे यूज़ करना है तो मुझे डॉकर इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, उसका पैकेज मैनेजमेंट, देखो ये आप ऐसे समझो सिंपल सा, ये इंस्टॉलेशन के लिए और जो भी हम एप्लीकेशन जो भी हम डालेंगे या फिर जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उनके लिए हमारे को कौन कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ती है, उसका पैकेज मैनेजमेंट में आती है। ठीक है, अब मेरे पास जो है प्लेन लिनक्स सिस्टम है। अब इसमें मेरे पास कौन सी कमांड यूज़ करेगी, बेसिकली प्लेन लिनक्स सिस्टम में यम कमांड यूज़ होती है। यम जो है पैकेज मैनेजर रहता है। अगर ये उबंटू होता तो एप्ट रहता, अगर ये मेरा ओरेकल होता तो DNF रहता। तो बेसिकली अगर आपको पता है कि आपका लिनक्स टाइप कौन सा है, जैसे मेरा लिनक्स टाइप प्लेन लिनक्स है, जिसमें मेरा यम जो है वो मेरा पैकेज मैनेजर है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको चेक करना है कि मेरा फ्लेवर कौन सा है, तो हम uname-a यूज़ करेंगे, उससे हमारा हमारा फ्लेवर पता चल जाएगा कौन सा फ्लेवर का हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा पैकेज मैनेजमेंट की हम जो है कमांड यूज़ कर सकते हैं, एप्ट या DNF जो भी हमें यूज़ करना है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मुझे डॉकर इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, sudo yum install docker -y। ठीक है, एंटर करूँगा, थोड़ा 1 सेकंड का टाइम लेगा ये। ठीक है, इसने क्या करा, डॉकर मेरे इसमें इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये पूरा मतलब रन करेगा, इंस्टॉल करेगा डॉकर को। इसी तरीके से जब वो आगे आके जो जितने भी हम पैकेजेस पढ़ेंगे, जैसे डॉकर होगा, बहुत सारे सेवरल पैकेजेस आएंगे, उनको इंस्टॉल करना, सेटअप करना, अपना इन्वायरमेंट रेडी करना, ये सब चीज़ों के लिए आपको पैकेज मैनेजर की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। आपको यूज़ करता रहना चाहिए, पैकेज को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करते रिमूव करना है, अनइंस्टॉल कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको पैकेज मैनेजमेंट में आनी चाहिए। तो जैसे मैंने अभी इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सी कमांड यूज़ करी थी। सेम अगर मेरा उबंटू होता तो मैं यहाँ पे यम की जगह एप्ट यूज़ करता। ठीक, और -y में हटा देता। तो नॉर्मली -y में भी आप रख भी सकते हो, फ्लैग है वो, बेसिकली -y सिर्फ यम के लिए रहता है जहाँ तक मुझे नॉलेज है। एप्ट में जो है वो वर्क नहीं करेगा, सिंपल आप एप्ट इंस्टॉल डॉकर लिखोगे तो आपका जो है वो डॉकर जो है इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, आपको अगर चेक भी करना है कि अच्छा ये पर्टिकुलर पैकेज जो वो इंस्टॉल है या नहीं है मेरे सिस्टम में, तो आप सेम यम इंस्टॉल -docker करके -y लिखूंगा ना, मैं इंटर करूंगा, तो ये मुझे बता देगा कि ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल है और ये इसका वर्जन है। ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल। तो जैसे कई बार हमारे को इंडस्ट्री में जो है चेक करना था कि अच्छा यार ये पैकेज, हाँ हाँ, सो बेसिकली हमारा अभी हमने जो कमांड यूज़ करा वो हमने करा इंस्टॉलेशन के लिए। सेकंड चीज़ रहती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो रहती है अपडेट कमांड। जो भी हमारे करंट पैकेज है, जैसे भी अगर आप कोई सा नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट करोगे, ठीक है, तो मेरी हाई रिकमेंडेशन रहती है, सबसे पहले कमांड हमारे को जो यूज़ करनी रहती है किसी भी इंस्टेंस को अप करने के बाद में, वो हमारे को यूज़ करनी रहती है अपडेट कमांड। तो सेम कमांड में मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा, मैं यम अपडेट लिख दूंगा बस। अब अपडेट लिखने में क्या रहेगा, जितने मेरे जो पैकेजेस है इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल, अगर उसको कुछ नया वर्जन रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली उनको अपडेट कर देगा। ठीक है, ऑलरेडी अपडेटेड है इसलिए कुछ ज़रूरत नहीं है अपडेट करने की। हाँ, ऑलरेडी अपडेटेड है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, नथिंग टू डू लिखा आ गया, सारी डिपेंडेंसीज जो है वो ऑलरेडी जो है वो अपडेटेड है। अब आता है अपग्रेड। ठीक है, अपग्रेड करने के लिए क्या होता है, इंस्टॉल अवेलेबल्स अपडेट, जो जो अच्छा सॉरी मैंने उल्टी डेफिनेशन बता दी। अपग्रेड जो रहता है वो हमारा अवेलेबल जो भी हमारे सॉफ्टवेयर रहते हैं उनको अपडेट करने के लिए होता है।
और अपडेट जो रहता है बेसिकली रिपोजिटरी पैकेज, जो मान लीजिए गिट रिपोजिटरी पैकेज होगा या जो भी हमारे रिपोजिटरी पैकेजेस रहेंगे आगे जाके, उनको अपडेट करने के लिए, जैसे मैंने कुछ नया वर्जन जो है वो डाला मेरा कोड का और वो मेरे सिस्टम पे अपडेट नहीं है, तो उसके लिए मैं अपडेट यूज़ करूँगा। ठीक है, अपग्रेड में जो है वो हमारा जो है जो इनबिल्ट जितने पैकेज है वो कैसे मतलब कैसे उनका नया वर्जन जो है वो अब मतलब अपग्रेड होगा, उसके लिए हम अपग्रेड कमांड जो है वो यूज़ करते हैं। ये भी ऑलरेडी अपग्रेड है, वैसे होना तो नहीं चाहिए कायदे से। लेट्स सी। ओके, सो अपग्रेड बेसिकली इसी तरीके से वर्क करता है, जो हमारे अब इंस्टॉल्ड पैकेजेस है उनको हमें अगर अपग्रेड करना है तो उसके लिए हम अपग्रेड कमांड का यूज़ करते हैं। ऐप जो है इसमें जो एग्जांपल दिया वो उबंटू और डिबियन का दिया है, हमारा जो सिस्टम है वो सेंटोस बेस्ड है, मतलब प्लेन अमेजोन लिनक्स से हम यम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे रिमूव करना है, अभी मैंने क्या इंस्टॉल करा था, डॉकर इंस्टॉल करा था, लेट सपोज मुझे डॉकर को जो है वो रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं रिमूव यूज़ करूँगा। अलास में रिमूव वर्क करेगा या नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि रिमूव जो है वो यम में वर्क नहीं करेगा मेरे हिसाब से। लेट्स सी। ओके, वर्क करा, ठीक है। सो इसने यहाँ पर आके जो है रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। अनइंस्टॉल बेसिकली हम यूज़ करते हैं सम टाइम, अनइंस्टॉल शायद तक डीएनएफ के लिए रहता है, इसमें जो है ये मतलब रिमूव भी जो है वो वर्क करता है। तो जैसे मैंने अभी डॉकर इंस्टॉल करा था, मुझे रिमूव करना था, तो मैंने रिमूव जो है वो जैसे इंटर मतलब इंस्टॉल की जगह मैंने रिमूव डाल दिया और डॉकर का नाम डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा डॉकर का पैकेज है उसको जो है वो रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं, ये जो है लाइब्रेरीज है, बेसिकली पैकेज लाइब्रेरीज होती है, उनको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। लेट सपोज मेरे पास बहुत सारे पैकेज है, एक सिस्टम में मुझे 10 पैकेजेस जो है उनको इंस्टॉल करना है, तो मैं एक एक करके तो उस पर मतलब टाइप करूँगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। उसकी जगह मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, उसकी जगह मैं उसको एक्सटेंशन दूँगा DEP, और उस पर्टिकुलर फाइल के साथ में मैं पैकेजेस, जैसे इसमें ये उबंटू बेस है, तो हमारा यम में जो रहता है शायद तक मेरे हिसाब से DNF करके रहता है, DNF ओरेकल के लिए रहता है सेम। मैं एक ही बार में जो है सारे पैकेजेस का नाम लिख दूंगा, उस जो है इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जैसे एग्जीक्यूट करूंगा एक ही बार में जो है जितने पैकेज है इसमें मेंशन, वो सारे एक ही बार में जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मुझे लिस्ट चेक करनी है तो dpkg-l है। यम के लिए अलग कमांड होती है जो मुझे चेक करनी पड़ेगी इंस्टॉल पैकेजेस के लिए। किसी को पता है अभिषेक, अगर हमें सेंटोस या फिर बेसिक लिनक्स में अगर हमें चेक करनी हो तो? लेट्स गूगल इट। ओके, सो यूजिंग ऐप DNF snap, सो dpkg ही शायद तक यूज होगी। और जो इंस्टॉल पैकेज इन लिनक्स, सो इसमें भी ऐप टैप टैप का एग्जांपल दे रहा है, हमारे को ऐप पे नहीं, मुझे सेंटोस पे देखना है, या इसको सेंटोस, सेंटोस में हाउ टू चेक RPM यम, यूजिंग यम टू चेक, तो यम ही तो हम यूज़ करे थे, कहाँ दिक्कत आ रही है यम। ओके, यम मैन करके इंस्टॉल पैकेजेस के लिए, ओके वर्जन के लिए तो हाइफन हाइफन वर्जन यूज़ करेंगे। देन ओके, ये मैं चेक करता हूँ कि कैसे लिस्ट हमें जो है मिलती है। बेसिकली जो हमारा उबंटू रहता है उसमें तो हम सिंपल सी ये कमांड यूज़ करेंगे तो हमारे को सारी लिस्ट ऑफ दी इंस्टॉल पैकेजेस की हमें मिल जाएगी, dpkg-l। पर जो हम अमेजोन लिनक्स अभी यूज़ कर रहे हैं इसकी कमांड मुझे एक बार चेक करनी पड़ेगी कि क्या कमांड होती है। ठीक है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसका मैं कल एक बार चेक करके मैं आपको बता दूंगा कौन सी कमांड होती है जिसको हम यूज़ करेंगे और हमारे जो है सारे लिस्ट ऑफ द पैकेजेस जो हमें मिल जाएगा। ठीक है, देन लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, जो है हमारा टेक्स्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, सो टेक्स्ट प्रोसेसिंग में हमने जो है ऑलरेडी कैट भी हमने कल देख लिया था, ग्रैप भी हमने देख लिया था, सॉर्ट फाइल सॉर्टिंग हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे फाइल सॉर्टिंग होती है। इसके अलावा यूनिक जो है ये हम अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली मैंने भी कभी यूज़ नहीं करा है, तो ये आई डोंट थिंक सो यूज़ होता है, मतलब यूज़ तो होता है पर इतना जो है वर्केबल में जो है वो नहीं आता है। देन इसके बाद में वर्ड काउंट, जो हमारे को अगर काउंट करना है वर्ड की एक फाइल में कितने वर्ड्स है, ठीक है, और लाइन काउंट के लिए एनएल यूज़ करते हैं। चलो हम देखते हैं इसको देखने से पहले मैं एक चीज़ करता हूँ, लेट्स सैम्पल लॉग फाइल।
ठीक है, एक लॉग फाइल हम ले लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप भी मतलब एक सैम्पल फाइल ले सकते हो, ठीक है। उसमें आपके पास एक जैसे एक्चुअल लॉग कैसे रहते हैं उसकी आपको एक फ़ाइल प्रोवाइड हो जाती है, और उस फाइल को आप जो है मतलब ग्रैब पे या फिर आप किसी भी तरीके से आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर फाइल को। सो मैं यहाँ तक के लॉग जो है इसको कॉपी करता हूँ। अब वी आई लेट्स सैम्पल डॉट लॉग, ठीक है। आई फॉर इंसर्ट। अच्छा, वी आई एडिटर अगर किसी ने यूज़ नहीं करा है तो मैं इसके लिए भी एक अलग से जो है वो वीडियो डाल दूंगा कि वी आई एडिटर कैसे यूज़ करते हैं, वी आई एडिटर होता क्या है, वी आई वी एम या नैनो तीनों एक ही बात है, तीनों वर्क करते हैं सारे लिनक्स पे। तो कैसे वर्क होता है, क्या क्या इसमें कीज़ रहती है जो हमें यूज़ करते हैं। जैसे मैंने वी आई, जब भी हम फाइल क्रिएट करते हैं, किसी बड़ी फाइल है और मुझे उसको फाइल क्रिएट करके उसमें कुछ चीज़ें डालनी है, तो हम बेसिकली वी आई एडिटर के थ्रू करेंगे या तो हम नैनो एडिटर के थ्रू करेंगे। और उसके अंदर जो हम कैसे डेटा जो वो इंसर्ट करते हैं ये मैं आपको जो है बता दूंगा एक अलग से वीडियो क्रिएट करके। अब जैसे मैंने वी आई करके जो मुझे नाम लिखना था सैम्पल डॉट लॉग, मैंने नाम लिखा, देन मैंने आई दबाया, आई फॉर होता है इंसर्ट, और यहाँ पे सिर्फ मैंने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने पे पूरा इसने जो मैंने कॉपी करा था वहाँ से वो इसने लाके मुझे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सेव करना है, सेव करने के लिए एस्केप कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एंटर, ठीक है। अब मैं इसको ls करूँ, यहाँ पे ये मेरी एक सैम्पल फाइल क्रिएट हो गई है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर भी आप देखते हो सैम्पल फाइल क्रिएट हो चुकी है। मोबाइल स्ट्रीम का जैसे मैंने कल आपको एक बताया था कि एक एडवांटेज वो रहता है जो थोड़ा इजी कर देता है आपकी जॉब, वो ये रहता है कि अगर मैं यहाँ पे आके ओपन डिफ़ॉल्ट एडिटर पे करूँ क्लिक, तो ये जैसा हमारा एक नोटपैड रहता है उस तरीके से हमको एडिटर पे ये ओपन कर देता है। अब जो जो मुझे ऑपरेशन, अगर मान लो लेट्स सपोज अगर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, अगर मैं यहाँ पर कैट करके करूँ, जो मुझे जो डिफ़िकल्टीज फेस होती है कि लेट्स सपोज अगर मैं इस फाइल को कैट करूँ और मुझे कुछ एनालिसिस करना है, तो मुझे इसमें पता है थोड़ा हार्ड लगता है मुझे कि नहीं यार ठीक है, ब्लैक मतलब विंडोज़ का नहीं बोला बट एटलीस्ट एज अ यूज़र मुझे थोड़ा लगता है कि यार इसमें थोड़ा टफ है कि कोई इन्फॉर्मेशन को निकालना है, एनालिसिस करना है या फाइंड करना। अगर मैं नॉर्मली देख रहा हूँ किसी चीज़ को मुझे चेक करना है, एनालिसिस करना है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारा राइट क्लिक करके इसको एक, जैसे हमारा जो शुरू से अगर किसी ने नोटपैड पे वर्क करा है या एडिटर्स पे वर्क करा है, तो उसको इस एडिटर की ज़्यादा आदत होगी कि नहीं अच्छा इसमें मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छी दिख रही है, थोड़ी एकदम सिंपल लाइंस में दिख रही है, तो ये थोड़ा मेरे लिए बेनिफिट रहता। तो बेसिकली इसलिए मोबाइल स्ट्रीम जो है मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप यूज़ कर सकते हो आपके इंडस्ट्री वर्क में भी तो अच्छा है, आपके लिए आपकी ईजी जॉब जो है थोड़ी ईजी आती है। प्लस जो भी हमारे नॉर्मल ऑपरेशन रहते हैं, फाइल मैनेजमेंट ऑपरेशन, वो हम सीधा इसमें यहीं पर ही कर सकते हैं। अगर आपके पास परमिशंस है पर्टिकुलर फाइल की, आप यहीं पर ही आपको कुछ फाइंड करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, आप सीधे यहीं पर ही करके उसको सेव करके आप कर सकते हो। नहीं तो आपको वही वी आई एडिटर में ओपन करके फिर आप उसको एडिट कर रहे हो फिर सेव कर रहे हो, तो वो थोड़ा टफ करता है आपकी जॉब, ठीक है। तो हम पढ़ देते हैं ग्रैप। ग्रैप हमने ऑलरेडी देख लिया है बट मैं इसका एक एग्जाम्पल और आपको देता हूँ क्लियर, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास ये सैम्पल फाइल है। अब ये एक्चुअल में बहुत छोटी सैम्पल फाइल है, लॉग फाइल जिसको मैं बोलता हूँ। एक्चुअल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी लॉग फाइल्स होती हैं, और लॉग फाइल में लेट सपोज किसी ने मुझे बोला कि आपको एरर ही चेक करना है कि आपको कहाँ कहाँ पे एरर आए या कहाँ कहाँ पे आपको ट्रेस मिले या इन्फो मिली आपको, तो आपको चेक करना है। सिंपली आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रैप एरर और जो भी लॉग डॉट टी एक्स टी फाइल है, इस तरीके से हम जो फाइल का नाम, जो भी हमारे को स्ट्रिंग सर्च करनी है वो स्ट्रिंग बीच में, और आगे मतलब जो फर्स्ट कमांड है वो हम ग्रैप यूज़ करेंगे। तो लेट सपोज मुझे सर्च करना है ट्रेस, कितने ट्रेसेस मुझे रिसीव हुए, ठीक है। ट्रेस सैम्पल डॉट लॉग, हाँ ट्रेस की स्पेलिंग गलत है शायद, तक ट्रेस की स्पेलिंग कैपिटल था, नहीं क्या गलत दे दिया हमने ट्रेस में, ट्रेस है भी कि नहीं है, ओके पूरा कैपिटल है, सॉरी। सो जैसे मैंने ग्रैप का पहले ही बताया था कि ग्रैप जो है वो रेजेक्स के थ्रू, रेजेक्स से अगर आपने रेजेक्स पढ़ा होगा तो रेजेक्स बेसिकली क्या होता है कि यह पैटर्न के थ्रू फाइंड करता है। सो मेक श्योर कि जो भी आप उसको दे रहे हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने ट्रेस में कैपिटल में नहीं लिखा था,
तो उसने मुझे इन्फॉर्मेशन ला के नहीं दी। सो आपको मेक श्योर करना कि जो भी पैटर्न आप उसको फाइंड करने के लिए दे रहे हो वो एग्जैक्टली सेम हो। जैसे मैंने पहले ट्रेस ऐसा लिखा था स्मॉल में, उसने नहीं दिया। ट्रेस मैंने फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल एंड देन स्मॉल में लिखा तो भी उसने नहीं लिया। देन मैंने पूरा कैपिटल में लिखा, तब जाकर उसने मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दी। तो इस तरीके से हम जो है एक पर्टिकुलर बड़ी से बड़ी फाइल में आप कैसे जो है इन्फॉर्मेशन सॉर्ट करके लेके आ सकते हो, उसके लिए जो हम बेसिकली ग्रैप यूज़ करते हैं। ग्रैप हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। सॉर्ट क्या होता है, लाइन जो है अल्फ़ाबेटिकली जो है वो हमारे को ला के देता है। अल्फ़ाबेटिकली मतलब क्या हो गया, लेट सपोज अभी यहाँ पे इन्फो 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 है, देन वार्निंग है, देन बीच में इवेंट आ गया, देन ट्रेस आ गया। सो अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली देखूँ तो ये मुझे पहले इवेंट सारे ला देगा, फिर इन्फो ला देगा, फिर ट्रेस ला देगा, और फिर उसके बाद में अगर वार्निंग वगैरह जैसी भी अल्फ़ाबेटिकली देगा, ये मुझे उस तरीके से जो है आउटपुट ला के देगा। सो लेट्स यूज़ दिस कमांड। सो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइम से हो। ओके, ठीक है। अब इसने क्या करा, कॉलम पे गया। अब यहाँ पे आप थोड़ा जो है वो मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। वो क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर जो लॉग की डेट्स है, अगर मैं यहाँ पर आपको ये कॉलम वाइज जो है वो स्कैन करता है, एक सेकेंड मेरा सिस्टम हैंग हो गया। हाँ, सो बेसिकली क्या हुआ अभी यहाँ पर कि ये जो शुरू के आप अगर देख रहे हो कॉलम है, ये सारे जैसे कॉलम के वाइज जो है रीड करता है, ये कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, और ये भी एक कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम कैसे रीड कर रहा है, जो 0 1 पे है यहाँ पे, ये अगर इसके साथ में होता, लाइन नंबर 2 पे नहीं होता, लेट सपोज ये कुछ ऐसा होता, तो ये मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ला के देता। पर अभी जो मेरी लॉग फाइल है वो इस तरीके से कि जहाँ पे बीच बीच में जो जैसे 7 नंबर लाइन पर आप देख सकते हो, देखो कॉलम जो है सिर्फ कॉलम 1 है, बाकी सारे कॉलम जो है यहाँ पे नहीं है। आगे अगर हम ऑक और सेट पढ़ेंगे उसमें भी हमारे पास इस तरीके से एक टेबल फॉर्मेट रहता है, तो हमें आइडेंटिफाई करना रहता है जैसे कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है। तो इस तरीके से हमारे को इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर मतलब जो है एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो जैसे आगे आप देख सकते हैं 1 2 3, ये जो इसने अल्फा ये कॉलम 1 को ही रीड करा इसने, फिर इसके बाद में इसने जो जो कॉलम 1 पे उसको आगे आके इन्फॉर्मेशन मिली उस तरीके से आगे आके रीड करते गया। तो सॉर्टिंग में इससे पहले इन्फो ला के दी, सारी जितनी भी इन्फो थी, देन ट्रेस ला के दे दिया, वार्निंग ला के दी, मतलब एज पर दी कॉलम्स ला के दिया इसने मुझे। कॉलम में सबसे पहले क्या था 33322, ये आप डेट टाइम वाइज आप देखिए इसने जो सॉर्टिंग करी है वो डेट और टाइम वाइज, मतलब कॉलम के वाइज इसने सेटिंग शॉर्टिंग जो है वो करी है। तो शॉर्ट बेसिकली हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो जितने भी कॉलम है और जितने भी हमारा डेटा है वो किस तरीके से हमारे को मतलब सीक्वेंस वाइज मिले। तो आप देख सकते हो ये सेकंड के हिसाब से चल रहा है 6 देन 11 देन 50, देन और नीचे जाऊंगा मैं तो और जो है इसके अकॉर्डिंग, तो इसने जो सॉर्टिंग करी है अभी वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है सॉर्ट करके इसने मुझे डिटेल्स दी है, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट इज पेंडिंग, इसके बाद में यूनिक रिमूव द डुप्लीकेट लाइन, इसको भी छोड़ देते हैं हम। रिमूव यूनिक बेसिकली मैंने भी कभी यूज़ नहीं करा, इतना यूज़ भी नहीं होता। एक वर्ड काउंट हम देख लेते हैं, वर्ड काउंट अगर हमें निकालना हो किसी फाइल में टोटल कितने वर्ड है, तो WC-L देन सैम्पल डॉट लॉग एंटर। तो टोटल जितने वर्ड है वो है 222 वर्ड्स है इस सैम्पल फाइल में। सेम लाइन मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है कि टोटल कितनी लाइन्स है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं NL सैम्पल सैम्पल लॉग, ठीक है। तो टोटल लाइन्स जो है हमारे को 216 लाइन है। तो इस तरीके से बेसिकली ये हमारी जो कमांड्स है, ये हमारी टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड है। इसके अलावा हमारे और भी कमांड्स होती है जो हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं। मैक्सिमम वर्क जो हमारा स्क्रिप्टिंग में होता है वो स्ट्रिंग के साथ खेलने का ही होता है, कि आप स्ट्रिंग के साथ क्या क्या कर सकते हो, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये जो कमांड्स रहती है हमें यूज़ होगी आगे आके भी, स्पेशली ग्रैप कमांड। तो ग्रैप कमांड की आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद में हैंड्स ऑन एक्सरसाइज, आप ये सब कमांड जो है वो खुद आप चेक कर सकते हो आपके इसमें यूज़ करके। आप अगर EC2 इंस्टेंस जो क्रिएट कर रहे हो उसमें आप ये सब कमांड जो है वो आप यूज़ मतलब रन करिएगा। रन करने के बाद जो भी इसका आउटपुट हो वो आप स्क्रीनशॉट लेके रिपोजिटरी पे शेयर कर सकते हो। रिपोजिटरी में अगर शेयर नहीं कर रहे हो या फिर आपको कर रहे हो प्रैक्टिस, तो आपके पास रखना, एक ही बार में आप पूरी रिपोजिटरी पे जो है जब भी आप अकाउंट बनाओ उस पर पेस्ट कर देना।
सेम यहाँ पर जो है इंस्टॉल ट्री लिखा है, मैं आपसे बोलूँगा कि आप इस पे जो है वो डॉकर ही इंस्टॉल करना, या फिर कोई भी आपको जो भी मतलब पैकेज मैनेजर आपको इंस्टॉल करना हो, wget हो गया या डॉकर हो गया या कुबरनेटिस हो गया, जो भी आपको पैकेज इंस्टॉल करना हो वो आप एक आधी पैकेज आप इंस्टॉल करके देखना कि इंस्टॉल हो या नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेम आपको जो है आपकी पासवर्ड फाइल अगर चेक करनी है तो आप उसको कट करके देखना है, कट पासवर्ड करके, ठीक है। ये आपका है होमवर्क में। बेसिकली आपको जो है यूज़र आपने अभी अच्छे से क्रिएट नहीं करा है, पर आपको यूज़र काउंट आपको निकालते आना चाहिए, किस तरीके से आपका जो यूज़र है, कितने यूज़र आपके पर्टिकुलर फाइल में ईटीसी फाइल में आपके है, ये आपको निकालते आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में चेक मेमोरी एट द मतलब जो हमने चेक करी थी मेमोरी, जो हमारा मेमोरी वाला पार्ट था डिस्क वाला, आप भी अगर आपको से सिस्टम क्रिएट कर रहे हो तो ये भी आप कमांड आप यूज़ करके देखना है कितनी रैम है उसमें, कितनी रोम है, मतलब कितनी स्टोरेज है उसमें, ये सब आप चेक करना। देन क्रिएट सॉर्ट रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द फाइल। सो बेसिकली डुप्लीकेट हमने पढ़ा नहीं है, मैं आपको खुद दे रहा हूँ कि आप खुद एक बार जाके ट्राई करना है डुप्लीकेट की कैसे वर्क होता है। डुप्लीकेट की जगह मैं रेफर करूँगा आप ग्रैप जरूर से यूज़ करना, जैसे मैंने एक लॉग फाइल इंस्टॉल करी, लॉग फाइल जो है मतलब कॉपी पेस्ट करी, उस तरीके से एक सैम्पल लॉग फाइल लेके आप उसके साथ थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा प्ले करो उसके साथ में कि कैसे एरर निकालना है, कैसे ट्रेस निकालना है, कैसे हमारे को आउटपुट मिलता है। तो ग्रैप पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना बजाय सॉर्टिंग और रिमूव इसके, मेरी हाईली रिकमेंडेशन रहेगी कि आप ग्रैप पे ज़्यादा वर्क करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा आगे जाके भी, शेल स्क्रिप्टिंग में भी, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस, सो डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड एच टॉप, ये आप खुद पढ़ना है आपको कि इसका जो है मतलब क्या डिफरेंस होता है टॉप और एच टॉप कमांड में, ठीक है। हाउ टू फाइंड प्रोसेस यूजिंग द 8080 पोर्ट, 8080 पोर्ट जैसे हमने चेक करा था कि 80 पोर्ट कैसे चेक करा था, या फिर कौन सा लिसन जो है वो कर रहा था। तो अगर आपको कोई पूछे कि 8080 पोर्ट जो है वो कौन सी प्रोसेस में लगा है, बेसिकली 8080 हम यूज़ करते हैं जेनकिंस के लिए, अभी हमने जेनकिंस नहीं डाला है, या फिर कोई भी हम आगे जाके सॉफ्टवेयर को जो हम असाइन करेंगे 8080 पोर्ट, वो हमें चेक करना है कि कैसे हमारे को मिलेगा, उसको कैसे चेक करोगे, क्या क्या कमांड यूज़ करोगे, वो आपको 8080 जो है मतलब कैसे आप निकालोगे, उसके लिए आपको कौन कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में डेव फाइल मैन्युअली, सो इसके लिए भी मैं आपको बोलूँगा 4-5 पैकेजों के नाम आप जो है वो निकालो। उसके बाद में कैसे आप एक ही फाइल के थ्रू आप कैसे उसको इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो ये आपको ये प्रोसेस खुद आपको करना है और ये आपको आनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने निकाले थे आज के लिए। कल हमारा डे 3 रहेगा, सो आज का हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।